अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, नाइजर एक कंट्री है जो कि नॉर्थ सेंटर के थोड़ा नॉर्थ में है। नाइजर एक अमीर मुल्क है जिसके पास पेट्रोल है, डायमंड है और सबसे ज़रूरी यूरेनियम है। लेकिन मसला ये है कि ये अभी भी अफ्रीका के ज़्यादातर कंट्री कॉलोनियल पीरियड में रहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के जो दो बड़ी कॉलोनियल पावर्स थीं, फ्रांस और इंग्लैंड, उनको मजबूरन अपनी कॉलोनीज छोड़नी पड़ी। इंग्लैंड ने एक अलायंस बनाया कॉमनवेल्थ के नाम से। आज भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह इंग्लैंड की कॉलोनीज़ की एम्बेसीज को हाई कमीशन कहते हैं, एम्बेसी नहीं कहते। और कॉमनवेल्थ में बांध के रखने की कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड एज सच इतना कामयाब नहीं हो सका और इंग्लैंड की कॉलोनीज़ टोटली आज़ाद हो गई। लेकिन अफ्रीका जो ज़्यादातर फ्रांस के कब्ज़े में था, वो फ्रांस ने अपना सख्त कंट्रोल रखा और कॉमनवेल्थ की तरह एक फ्रांकोफोन अलायंस बनाया था। और आज भी अफ्रीका के तकरीबन मुल्क फ्रांस के इशारे पे, फ्रांस के कंट्रोल पे चलते हैं। जब मुझे याद है कि 94 में रवांडा में जेनोसाइड हुआ था और 2 हफ्ते में 1 मिलियन लोग मार दिए गए थे, उस वक्त भी फ्रांस के ऊपर उंगलियां उठी थीं कि फ्रांस का कसूर है, क्योंकि अफ्रीका में डेमोक्रेसी ना होने के बराबर है। और अफ्रीका की डेमोक्रेसी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की तरह चलती है। वहाँ पे अमेरिका और यूरोप का, अमेरिका और फ्रांस और कुछ हद तक यूरोप का काफ़ी कंट्रोल रहता है। मैं नाइजर पे जाने से पहले आपको थोड़ा अफ्रीका का बता दूं कि देखें, पेट्रोल, नेचुरल गैस, आयरन, गोल्ड, ऑयल, डायमंड, कॉपर, कॉफ़ी, ग्रेन्स, चाय, कोकोनट, कोको जिससे चॉकलेट बनता, और क्लोथिंग, मतलब यू नेम इट एंड एवरीथिंग उनके पास है। लेकिन क्या है कि बिल्कुल गरीब, उनके लीडर्स पाकिस्तान के लीडर्स की तरह अमीर, लेकिन आम आदमी के पास ना कोई फैसिलिटीज़ है, ना पैसा है, ना खाने को कुछ है। ये इसलिए कि कॉलोनियल पावर है। वहाँ इतना नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, लेकिन चोरी हो रहे हैं। मतलब मैंने अभी कुछ अर्से पहले एक वीडियो लगाई भी थी, देखी भी थी, कि एक फ्रांस का फौजियों का ट्रक होता है ना, फौजियों की कॉलोनी, फ्रांस की काफ़ी एयर बेसिस, उधर मिलिट्री बेसिस हैं। तो एक फौजियों का ट्रक फ्रांस का जा रहा था, तो कुछ अफ्रीकन बागियों ने पकड़ लिया और वो ट्रक को जब चेक किया गया तो अंदर बड़े बड़े डब्बे लकड़ी के थे, उसके अंदर सोने की ईंटें थीं। माली में इतना सोना निकल रहा है, लेकिन माली के अपने रिजर्व में एक भी थोड़ा भी सोना नहीं है। इस तरह वहाँ से ज़बरदस्त चुपचाप निकाला जा रहा है सामान। आप ये देखें कि अफ्रीका में आपने कभी नहीं सुना होगा कोई पॉलिटिक्स, कोई कुछ। क्यों? इसलिए कि वहाँ पे देखें, ये फौजी अड्डे हैं। नाइजर जिसकी अभी बात हो रही है, नाइजर में अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस, इन सब के फौजी अड्डे हैं। और वहाँ पे खाली अमेरिका के पूरे अफ्रीका में 34 फौजी अड्डे हैं। वहाँ पे बेल्जियम, इटली, तुर्की, चाइना, जापान, इमारात, फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, जर्मनी, सऊदी अरब, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के अड्डे हैं। अब आप ये देखें कि उनकी भलाई के लिए कोई नहीं सोचता। अब इंडिया एक हद तक ये कर रहा है कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ को मेन स्ट्रीम में ले आए, क्योंकि इंडिया अफ्रीका में एज सच उसकी प्रेजेंस नहीं है, लेकिन इंडियंस बहुत हैं। क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया के बिजनेसमैन आज से 200-400 साल पहले पूरी दुनिया में जाते थे और अक्सर वहाँ पे आबाद हो जाते थे। अब आप कैरेबियन, वेस्ट इंडीज़ में जाके देखेंगे तो वहाँ भी आपको इंडियंस मिलेंगे। मालदीव, फिजी आइलैंड, इस तरफ आप ईस्ट फार ईस्ट में चले जाएं, इसी तरह अफ्रीका में कीनिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया, तकरीबन अफ्रीकन मुल्कों में, साउथ अफ्रीका, आपको इंडियन ओरिजिन के लोग मिलेंगे।
लेकिन इंडिया कोशिश कर रहा है कि अफ्रीका को मेन स्ट्रीम में लाए। इंडिया ने अभी एक प्रपोज किया है कि 55 अफ्रीकन कंट्रीज को G20 में एज ए यूनिट लाया जाए। यूरोप, इंडिया के हिसाब से यूरोप अफ्रीका का पास्ट है, अमेरिका प्रेजेंट है, लेकिन अफ्रीका फ्यूचर है। और यूरोपियंस को अब अफ्रीका से जाना पड़ेगा। अब जैसे इवन इटालिया के डिफेंस मिनिस्टर गिडो क्रोसेटो ने कहा है कि यूक्रेन का जो ग्रेन, फूड ग्रेन है ना, वो 95% अफ्रीका नहीं जाता। व्लादिमीर पुतिन ने कहा था, आज इटाली का भी डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, कहता है 95% यूक्रेन का ग्रेन है ना, ये अफ्रीका के बाहर ही चला जाता है, अफ्रीका पहुंचता ही नहीं, जिससे ये है कि अफ्रीका में फूड ग्रेन्स की बहुत कमी है। ये आप देखें कि चाइना अफ्रीका में बहुत सारे रोड बना रहा है, हॉस्पिटल्स बना रहा है, स्कूल्स बना रहा है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। रशिया ने अभी $23 बिलियन का कर्जा माफ़ किया, मुफ्त में ग्रेन देने की बात की, लेकिन अमेरिका और यूरोप क्या कर रहा है, अफ्रीका जाके LGBT के ऊपर लेक्चर दे रहा है, उनको फोर्स कर रहा है कि LGBT डालो उधर। क्लाइमेट चेंज के ऊपर अफ्रीका के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। सारा क्लाइमेट चेंज तो चाइना, अमेरिका, यूरोप कर रहा है, जो ग्लोबल एमिशन है CO2 का, लेकिन अफ्रीका के प्रेशर डाल रहे जहाँ पे कुछ है ही नहीं इस टाइप की चीज़। यही वजह है कि आज अफ्रीका के कंट्रीज लाइक नाइजर डिमांड कर रहा है कि रशिया वैगनर ग्रुप, जो मर्सनरीज का ग्रुप है, वो भेजे हमारे डिफेंस के लिए। और जब चाइनीज और रशियन लीडर्स जाते हैं अफ्रीका तो उनका ज़बरदस्त वेलकम होता है, लेकिन यूरोपियंस को अब कोई वेलकम नहीं कर रहा। इसकी वजह यह है कि आपके अमेरिका और वेस्ट का किरदार है। देखें, मैं लीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है, उस पर जाने से पहले आपको वेनेजुएला का बताऊं कि वेनेजुएला एक इंतहाई गरीब मुल्क हुआ करता था, क्योंकि लैटिन अमेरिका में है ना, अमेरिका का बड़ा ज़्यादा हिसाब किताब रहता है। लैटिन अमेरिका जो साउथ अमेरिका है, उसमें अमेरिका ने मुसलसल मुख्तलिफ मुल्कों में रेजिम चेंज कराता रहा है। जैसे मैक्सिको में 1914 में, अर्जेंटीना 1954, क्यूबा 1961, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन, वेनेजुएला, हर जगह कोशिश करता रहा है कि रेजिम चेंज करे। और यही वजह है कि 1999 में पूरा साउथ अमेरिका जो है ना, वो अमेरिका उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। आउट ऑफ साउथ अमेरिका, हर साउथ अमेरिकन कंट्री का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर 1999 तक अमेरिका था। लेकिन 2009 में ईस्टर्न साउथ अमेरिका के कंट्री छोड़ के पूरा वेस्टर्न और साउथ लैटिन अमेरिका जो है वो चाइना उसका पार्टनर बन गया। और आज गिनती के 4-5 मुल्क रह गए हैं, बाकी पूरा कॉन्टिनेंट है ना, वो चाइना का दोस्त है और सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। वेनेजुएला इंतहाई गुर्बत में था, लेकिन फिर इसको एक लीडर मिला, ह्यूगो शावेज। ह्यूगो शावेज आया ना, वो एक रिवॉल्यूशनरी था। अब अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में अमेरिका और यूरोप नहीं चाहते कि, या कहीं भी नहीं चाहते कि कोई रिवॉल्यूशनरी लीडर आए जो अपने कंट्री के लोगों का सोचे, अपने जनता को सहूलतें दे, उनको अमीर करे, अपने रिसोर्सेज अपने मुल्क में लगाए। तो ह्यूगो शावेज इनके लिए पसंद नहीं था। ह्यूगो शावेज ने कहा, बाढ़ में जाओ यार, हम अमीर मुल्क हैं। जैसे आज नाइजर कह रहे हैं, हमारे पास इतना पेट्रोल है, हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं। ह्यूगो शावेज ने 1996 में पॉवर्टी वेनेजुएला में 70% थी, 21% पे ले आया। एक्सट्रीम पॉवर्टी, जहाँ भूख को मर रहे थे लोग, 40% थी, 7% पे ले आया। 2 करोड़ लोगों को पॉवर्टी, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम से फ़ायदा हुआ। एजुकेशन को बहुत ज़बरदस्त बढ़ाया और 6% GDP का एजुकेशन पे लगाया।
हर तीसरा वेनेजुएलन किसी न किसी एजुकेशन प्रोग्राम में अटैच था। बच्चों के मरने की शरह थी, बच्चे पैदा होते हैं, 1000 बच्चे पैदा होते थे, इसमें से 25 मर जाते थे, ये 13 पे लेके आया। पर कैपिटा इनकम $4000 थी, $11,000 पे ले गया। और मुख्तलिफ हेल्थ हिसाब से काफ़ी चीज़ें की। लैटिन अमेरिका का सबसे बैलेंस्ड कंट्री बन गया वेनेजुएला, और हर वेनेजुएलन को फ्री एजुकेशन और हेल्थ हासिल थी। ऑयल एक्सपोर्ट जो 1999 में $14 बिलियन की थी, 2010 में $60 बिलियन पे ले गया। अमेरिका ने वेनेजुएला पे इतना स्ट्रिक्ट एम्बार्गो लगाया जैसा कि ईरान में लगाया है। लेकिन ईरान चूँकि चारों तरफ मुसलमान देश और इतना दूर है, वेनेजुएला बगल में अमेरिका के, वहाँ पे मुसलसल कोशिशें करता रहा सरकार को गिराने की। और फिर हुगो चावेज़ के मरने के बाद वेनेजुएला दुनिया का गरीब तरीन मुल्कों में से एक हो गया है। यही हाल लीबिया का है। 1951 में लीबिया दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में से एक था। गद्दाफी आया, गद्दाफी ने अफ्रीका का मोस्ट डेवलप्ड कंट्री बना दिया इसको। $150 बिलियन के फॉरेन रिजर्व थे इसके, और एक पैसे का कर्जा नहीं था लीबिया पे। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी थी लीबिया। नेटो ने हमला किया, 10,000 एयर रेड्स मारी 2011 में, 10,000, 5 लाख लीबियंस मार दिए, सिविलियन। और जब उनसे पूछा गया तो बोला जंग में तो लोग मरते हैं। और यही सवाल अभी अफ्रीका की समिट जो हुई थी पुतिन के साथ, उसमें पुतिन ने यही सवाल उठाया था कि हमारे वेस्ट के लीडर्स ये भूल जाते हैं कि उन्होंने इराक में क्या किया था, एक मुकम्मल डेवलप्ड कंट्री को तबाह करके रख दिया और उसके लीडर सद्दाम हुसैन को मार दिया। ये भूल गए कि लीबिया में इन्होंने बग़ैर किसी यूएन रेजोल्यूशन पे हमला किया था। देखें, इराक पे हमले के लिए इन्होंने लीगल ज़रूरत होती है ना, यूएन से रिजोल्यूशन पास करा लिया। अफ़गानिस्तान पे हमले के लिए, इराक के लिए, लीबिया पे हमले के लिए यूएन से भी कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था। डायरेक्ट हमला किया था इंग्लैंड और अमेरिका ने, कोई सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन नहीं आया। फिर पुतिन ने यह भी कहा कि सूडान का हाल क्या कर दिया ये भूल जाते हैं ये लोग, इन्होंने सीरिया का क्या हाल कर दिया ये भूल जाते हैं। और फिर हमें यूएन चार्टर याद दिलाते हैं, जब इनको रशिया के खिलाफ यूएन को यूज़ करना होता है तब इनको यूएन चार्टर याद आता है। उन्होंने, पुतिन ने कहा कि इनको अफसोस ही होगा ये नाकाम होंगे। तो अजीज़ दोस्तों, वेस्ट का ये चेहरा है। लीबिया के कज़ाफ़ी ने कहा था कि जो टेररिस्ट न्यूयॉर्क पे हमला करने गए थे वो अफ़गानी नहीं थे, जो एरोप्लेन इन्होंने यूज़ किए वो इराक के या अफ़गानिस्तान के नहीं थे, ना वो इराक से या अफ़गानिस्तान से उड़े थे, वो JFK एयरपोर्ट न्यूयॉर्क से उड़े थे। पूरा एक्शन अमेरिका में तैयार हुआ था और अमेरिका में ट्रेनिंग हुई थी उन पायलटों की भी। तो लैरी किंग को ये इंटरव्यू दे रहे थे, लैरी किंग ने कहा वी आर गोइंग टू ए ब्रेक। उसी दौरान लीबिया के गद्दाफी ने अरब लीग की एक कॉन्फ्रेंस में अरब लीडर्स को कहा था कि हमारे एक भाई, हमारे एक ब्रदर कंट्री इराक के सद्दाम हुसैन को इन्होंने फांसी दे दी। वेस्ट ने इराक के अंदर आके उनको फांसी दी है। गद्दाफी ने उस वक्त कहा था कि याद रखना, हम सब की बारी आएगी जिस दिन हम वेस्ट के खिलाफ बात करेंगे, जिस दिन हम वेस्ट के डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे, हमारी बारी आएगी। और वक्त ने दिखाया कि लीबिया की बारी आई। अजीज़ दोस्तों, अफ्रीका के सेंटर के ऊपर, जो नॉर्थ में सेंटर के ऊपर 5 कंट्री हैं, सूडान, चाड, नाइजर, माली, गिनी। ये नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप ये नक्शा देखें ना, इसमें जितना पर्पल है ना, लाइट पर्पल, डार्क पर्पल, ये सब पेट्रोल है। डार्क पर्पल कंट्रीज़ हैं ना, जो अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, नाइजर, चाड, सूडान, नाइजेरिया, आइवरी कोस्ट, साउथ सूडान,
गाबोन, कोंगो, कैमरून, ये सब पेट्रोल है। जो लाइट पर्पल है वो कोयला, जो ग्रीन है वो डायमंड, सल्फर, फॉस्फेट, जिप्सियम, और बाकी पिंक कलर है वो आयरन है, टिटेनियम है, जिंक है, गोल्ड है। ये रिच कंट्री है, ये सारे हैं, लेकिन इनके आम आदमी की हालत ख़राब है। देखें अजीज़ दोस्तों, हुआ ये कि नाइजर है ना, वो यूरेनियम प्रोड्यूस करता है, और फ्रांस का पूरा इलेक्ट्रिसिटी निज़ाम है ना, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे चलता है। मैंने आपको पहले 2-3 बार वीडियो में बताया था कि मैं जब बेल्जियम गया था तो मुझे हैरत हुई थी कि बेल्जियम में शायद 17 न्यूक्लियर सिविल प्लांट थे। कोई बम नहीं था इनके पास, न्यूक्लियर बम नहीं है बेल्जियम के पास, लेकिन इनका पूरा इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम न्यूक्लियर पावर पे चलता है, और न्यूक्लियर पावर जो है वो यूरेनियम पे चलता है। तो फ्रांस का हर तीसरा बल्ब है ना जो, वो नाइजर के यूरेनियम पे चलता है। फ्रांस की इलेक्ट्रिसिटी में 33% यूरेनियम नाइजर का यूज़ होता है, और पूरे यूरोप की 25% यूरेनियम अकेले नाइजर से आता है। लेकिन नाइजर के 80% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। नाइजर के 80% लोग $2 के ऊपर जिंदा हैं, $2 के ऊपर। और वहाँ पे इन्होंने अपना एक हैंड पिक्ड प्रेसिडेंट बिठा दिया था, और वो चुपचाप, जैसे हमारे बलूचिस्तान सिंध से पंजाबी आर्मी, चाइनीज़ आर्मी लूट मार कर रही है, अपने सिंधी जागीरदार बिठा दिए, उधर बलोच सरदार बिठा दिए, चल भाई लूट मार करते रहो। ऐसे ही नाइजर का प्रेसिडेंट बैठा हुआ था, और यूरोप और अमेरिका की फोर्सेस वहाँ से ज़बरदस्त लूट मार कर रही हैं। अब नाइजर के प्रेसिडेंट को हटा के उसका आर्मी चीफ आ गया, और उसके आर्मी चीफ को फ़ौरन अमेरिका ने धमकी दी कि हम तुम्हारी मदद बंद कर देंगे। पता नहीं कितने $100 मिलियन देता था अमेरिका। यूक्रेन को अभी तक $15 बिलियन दे चुका है अमेरिका, उसको पूरी ज़िंदगी में शायद $15 बिलियन नहीं दिए, लेकिन लूटमार खूब हो रही है। बिला वजह अफ्रीका में अमेरिका 34 अड्डे क्यों रखेगा, ये समझने की बात है। हम तुम्हारी मदद बंद कर देंगे। नाइजर के नए लीडर फौजी जो हैं, उन्होंने कहा कि चैरिटी है ना अमेरिका बहादुर, चैरिटी है ना वो घर से शुरू होती है। तुम्हारे अपने मुल्क के हालात बहुत ख़राब है, वहाँ पे आवाम बहुत परेशान है। तुम हमें जो पैसे देते थे वो अपने मुल्क के लोगों में बांटो, हमें तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम अमीर हैं। अब फ्रांस का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो फ्रांस ने धमकी दी एमानुएल मैक्रोन ने कि अगर तुमने फ्रांस या फ्रेंच इंटरेस्ट के ऊपर ज़रा भी अटैक किया तो हम जंग करेंगे तुम्हारे साथ। अब यह है कि जंग करेंगे। अब मसला ये है कि इन्होंने तो फ्रांस के झंडे को भी जला दिया, इन्होंने फ्रांस की एम्बेसी का घेराव भी कर लिया नाइजर के लोगों ने। वो बहुत खुश हैं कि हमारे यहाँ एक रिवॉल्यूशन आया है, अब हम कॉलोनियल पास से निकल रहे हैं, अब हमें कॉलोनियलिज्म की ज़रूरत नहीं है। और ये एक ख़तरा है। अब अमेरिका ने भी धमकी दी है, फ्रांस ने भी धमकी दी है। फ्रांस के कोई 500-600 सिविलियंस हैं नाइजर में, अमेरिका के काफ़ी लोग हैं नाइजर में, और ये लोग अब धमकियां तो दे रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि रशिया, चाइना, जैसे कि मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि अब वो यूनिपोलर वर्ल्ड ख़त्म हो गई है। अब गरीब मुल्कों के लिए या कमज़ोर मुल्कों के लिए सहारे आ गए हैं। अब जैसे 17 अफ्रीकन हेड ऑफ स्टेट अभी पुतिन के साथ मिल के आए हैं, अफ्रीका में रिवॉल्यूशन आ रहा है और अफ्रीका वेस्ट के कंट्रोल से निकलता जा रहा है। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी ब्रिक्स का मेंबर है। ब्रिक्स रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इस तरह अफ्रीका के मुल्क अब आज़ाद हो रहे हैं। अफ्रीका में जो अमेरिका की डर्टी पॉलिटिक्स थी
जो कि लीबिया में हमने देखी, जो सूडान में हमने देखी, जो एरिट्रिया में हम देख रहे हैं, जो इथियोपिया में हम देख रहे हैं, ये सब अफ्रीका में नफ़रत ला रहा है। फिर अफ्रीका में तरक्की नहीं हो रही। अफ्रीका कितना हरा भरा हमें नज़र आता है, तो फिर इनको फूड ग्रेन्स की बाहर से ज़रूरत क्यों है? इसलिए कि मसला ये है कि किसी ने, एक आदमी था, वो उसके पड़ोस में एक मछेरा रहता था, वो रोज़ सुबह मछलियाँ पकड़ने जाता था, तो वो आदमी उसको कहता है कि यार मेरे लिए भी 2 मछली पकड़ के लाना ना। वो इसको ला के देता था 2 मछलियाँ। एक और आदमी ने उसको कहा कि तुम रोज़ इसके लिए 2 मछलियाँ लाते हो, एक दिन इसको भी मछली पकड़ना सिखा दो। कहता है मैं इसको सिखा दूंगा तो फिर ये मेरा मोहताज नहीं रहेगा और मेरे मुकाबले पे बिजनेस शुरू करेगा मछलियों का। तो यही यूरोपियन और अमेरिकन अफ्रीका में करते थे कि अपने एजेंटों को, जैसे पाकिस्तान में बिठाया हुआ एजेंट अपना, जैसे इजिप्ट में बिठाया हुआ है, ऐसे अपने एजेंट बिठा देते हैं और वहाँ से खूब लूटमार हो रही है और उनको सेल्फ सफिशिएंट नहीं कर रहे। भाई जो मदद की बात करते हैं ना, आप यकीन माने, ये जिसको भी जब भी मदद की बात करें ना कि हम फलाम कंट्री को, पाकिस्तान को इतना दे रहे हैं, यूक्रेन को इतना दे रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ को इतना दे रहे हैं, ये लीडर्स के जेब में जाता है। ये रिश्वत होती है कि तुम हमारे एजेंट यहाँ पे बैठे रहो। जैसे पाकिस्तान में जो मदद आती है वो आर्मी और पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स खा जाते हैं, जो कि अमेरिका का वफादार हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं करते? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट क्यों नहीं करते? पोर्ट्स एक से एक बना दिए अफ्रीका के, लेकिन उन पोर्ट्स पे कब्जा करके चाइना का भी किसी पोर्ट पे बैठा हुआ है, किसी पे अमेरिका बैठा हुआ है, किसी पे फ्रांस, किसी पे इंग्लैंड। सब ने अपने अपने मतलब की चीज़ें डेवलप की हैं, अफ्रीका के लोगों के मतलब की चीज़ें डेवलप नहीं की। अजीज दोस्तों, अफ्रीका जाग रहा है, और अगर अफ्रीका जाग गया तो जैसे कि जयशंकर जी समझते हैं कि अफ्रीका आगे फ्यूचर में एक बहुत बड़ी पावर बन के आएगा। इनको यूनाइटेड नहीं होने दिया। कद्दाफी ने कोशिश की थी कि सिंगल करेंसी अफ्रीका को ले आएं, यूरोपियन यूनियन की तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका बनाएं। ये सब चीज़ें कद्दाफी की कोशिश थी। ये जुर्म था, अमेरिका और वेस्ट की नज़र में ये जुर्म था, और हमने देखा कि कितना भयानक सज़ा दी कद्दाफी को इस जुर्म की। लेकिन अब ये अफ्रीका में जागो आ रहा है। पुतिन के साथ अफ्रीकन लीडर्स की मीटिंग में हमने बुर्किना फासो, एरिट्रिया, नाइजर और दूसरे कंट्रीज़ के लीडर्स की ज़बान सुनी। अब महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ अफ्रीका में भी तब्दीली आएगी। जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।